Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our fifth lecture on the topic of diabetes mellitus, and we have discussed the diabetes mellitus, its definition, classification, pathophysiology, and the clinical evaluation, goals for fasting random and HbA1c as per recommendation of American Diabetes Association and American Association of Clinical एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। इसके अलावा हमने फिर थेरेप्यूटिक ऑप्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसमें हमने इंसुलिन की बात की और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो है वो उसकी बात की। फिर हमने ट्रीटमेंट ऑफ और थेरेपी ऑफ प्री डायबिटीज़ डिस्कस किया था, और उसके बाद नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज, यानी कौन सी हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो इमरजेंसी सिचुएशन होगी। द टू मोस्ट कॉमन हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसीज आर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। ये दो सिचुएशन है, DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड HHS विच इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। These both differ in the presence of ketoacidosis and the degree of hyperglycemia as mentioned in table 46.4। टेबल 46.4 में इन दोनों का डिफरेंस दिखाया गया है। और टेबल 46.4 रिकग्निशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम, ये जो है DKA है और ये HHS है। ऑनसेट में फ़र्क क्या है दोनों का कि ये DKA का सडन है, इसका HHS ग्रेजुअली डेवलप होती है। अफेक्ट इंडिविजुअल्स, DKA आम तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है, लेकिन कभी कभी टाइप 2 में भी हो सकता है। HHS एल्डरली में होगा सिर्फ। प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, बिटवीन 250 टू 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जबकि HHS में ऑलवेज मोर दैन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम की अगर हम बात करें, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन DKA में कीटोएसिडोसिस में प्रेजेंट होगा, जबकि हाइपर ऑस्मोलर कंडीशन में नेगेटिव होगा, यानी ये प्रेजेंट ऐसा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स नहीं होंगे। सीरम एंड यूरिन कीटोन बॉडीज़ की अगर हम बात करें, नाइट्रोक्लोराइड रिएक्शन होगा, पॉजिटिव विद द DKA एंड मिनिमल और नन नेगेटिव विद द HHS। कोसोमल रेस्पिरेशन यानी बहुत तेज़ी से सांस चलना, पॉजिटिव विद DKA यानी DKA में होगा और HHS में ऐसा नहीं होगा। आर्टीरियल pH चेक करेंगे तो आर्टीरियल pH जो होगा लेस देन 7.3 होगा DKA में और ग्रेटर देन 7.3 होगा HHS में। सीरम ऑस्मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो सोडियम प्लस ग्लूकोज डिवाइडेड बाई 18 इस तरीके से चेक किया जाता है सीरम ऑस्मोलैरिटी। इसमें वेरी करेगी, वेरिएबल होगी, और इसमें मोर देन 320 मिली एस्मोल पर केजी आई। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम चेक करेंगे तो DKA में इट विल बी लेस देन 15 मिली इक्विवेलेंट और HHS में ग्रेटर देन 15 मिली इक्विवेलेंट। तो ये वो पॉइंट्स होंगे या ये वो फैक्टर होंगे जिसकी बेस पर आप दोनों हाइपरग्लाइसेमिक सिचुएशन जो इमरजेंसीज हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाएंगे कि अगर ये वाली सिम्टम्स हैं, ये वाले इश्यूज़ हैं तो ये HHS है, और फिर इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो अलग होगा, और अगर DKA है तो फिर इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं तो फिर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा। नाउ डिफरेंसेस तो हमने यहाँ पे देख लिए। नाउ अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। DKA विच इज़ कॉज बाय प्रोफाउंड इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी शदीद किस्म की इंसुलिन डेफिशिएंसी अगर होगी तो उसमें DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा। टिपिकली अगर इन परसेंट विद टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के केसेस में एब्सोल्यूट की इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है। बट कैन अकर इन दोज विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, बट कुछ ना कुछ बहरहाल टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में भी पॉसिबल हो सकती है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, कीटोसिस यानी कीटोन बॉडी बनेंगे, यानी जो होगा ब्लड जो होगा वो जो है उसमें कीटो एसिड्स बढ़ जाएंगे। डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि pH जो है वो लेस देन 7.3 हो रहा है, इस वजह से। पैथोफिजियोलॉजी क्या है,
इंसुलिन डेफिशिएंसी लीड्स टू द फॉलोइंग एक्शन, यानी जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये जो एक्शन जो होंगे इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ द इम्पेयर्ड ग्लूकोज अपटेक इन पेरिफेरल टिश्यूज रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसेमिया, यानी जो पेरिफेरल साइड में इंसुलिन जब नहीं होगी तो जो ग्लूकोज होगा ब्लड में वो जो होगा वो सेल्स के और टिश्यूज़ के अंदर नहीं जाएगा, तो जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होगा यानी हाइपरग्लाइसेमिया होगा। इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये भी होगा क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है इंसुलिन, तो इसी वजह से ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होगा। एंड लीडिंग टू द लॉस ऑफ लीन बॉडी मास, और बॉडी मास जो होगा वो और कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इंक्रीज हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड विच लीड्स टू इंक्रीज हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन विच कॉज फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया। ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस होगा और हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन होगी, यानी लिवर से भी ग्लूकोज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से एक तो पहले ही हाइपरग्लाइसीमिया था और फर्दर हाइपरग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएगा। और इन ट्राइग्लिसराइड की वजह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी चाहेगी कि वो अपना आप एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तो उसे एनर्जी मिल नहीं रही, तो वो चाहेगी वो फैट्स से एनर्जी हासिल करना शुरू करे। हाइपरग्लाइसीमिया कॉज ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होगा विच लीड टू हाइपोटोनिक फ्लूइड लॉसेस, ठीक है, फ्लूइड लॉसेस होगा, डिहाइड्रेशन होगी एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन भी साथ साथ होना शुरू हो जाएगा। ये सारे इश्यूज़ इसके साथ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जनाब, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में लेकर जा सकते हैं। अच्छा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास, इलनेस या इन्फेक्शन हो पेशेंट को, यानी जो पेशेंट डायबिटीज़ का है उसको कोई इलनेस हो गई, इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इनएडिक्वेट डोजिंग ऑफ इंसुलिन, यानी अगर वो टाइप 1 का केस है और इंसुलिन लेता है तो उसने इनएडिक्वेट डोजिंग की है, या डिसकंटिन्यूएशन ऑफ इंसुलिन और उसने इंसुलिन लेना बंद कर दी है, तब वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जा सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफन इंक्लूड दोज टिपिकल ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, द हाइपरग्लाइसीमिया क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस एंड ब्लड विजन, ऐसा होगा, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया, पॉलीयूरिया, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगेगी, वेट लॉस एंड ब्लड प्रेशर। कोसोमल रेस्पिरेशन मीन्स डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा एंड मेंटल स्टेटस चेंजेस। पर्सन में अपीयर लिथार्जिक, यानी पर्सन बहुत लिथार्जिक नज़र आएगा, वीक नज़र आएगा। हैव फ्रूटी ओडर टू द ब्रेथ, ये क्यों होगा, क्योंकि कीटोन स्मेल जो होगी, एसीटोन स्मेल जो होगी वो इसकी इसे जो ब्रेथ है उसकी सांस में आ रही होगी। एंड हैव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक नोजिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स होंगी। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स क्या होंगी, लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएंगे, टिपिकली इंक्लूड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर बट लेस देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके अलावा पॉजिटिव यूरिन एंड सीरम कीटोन्स, यूरिन में जो होगा वो पॉजिटिव यूरिन सीरम कीटोन्स, यानी कीटोन बॉडीज़ यूरिन में होंगी, कीटोन यूरिया होगा। आर्टीरियल पीएच लेस देन 7.3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल इज़ लेस देन 15 मिली इक्वलेंट पर लीटर, ऐसी सिचुएशन होगी, ये लेबॉर्ट्री टेस्ट हमें दे रहा होगा। नाउ इस तमाम केस को डायग्नोस करने के बाद, कन्फर्मेशन के बाद, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट इज़ फोकस ऑन द करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी ट्रीटमेंट करते वक्त आपका टारगेट क्या होगा, डिहाइड्रेशन को करेक्ट करें, यानी रीहाइड्रेशन करें, हाइपरग्लाइसीमिया जो है उसको पेशेंट का जो उसको यूग्लाइसीमिया कंडीशन में लेकर आएँ, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है उसको भी करेक्ट करें। ट्रीटमेंट में इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एज नेसेसरी, क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड इसलिए देंगे ताकि डिहाइड्रेशन को रेक्टिफाई किया जाए। हाइपरग्लाइसीमिया के लिए इंसुलिन देंगे। पोटेशियम एंड और सोडियम बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को नॉर्मलाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो ये हमारा ट्रीटमेंट का जो मेथडोलॉजी होगी दैट विल बी फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके बाद है दूसरी सिचुएशन दैट इज़ हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम। प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स द एल्डरली इंडिविजुअल्स
एंड इज़ एन एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन। ये इस चीज़ को जाहिर करेगा कि ये शदीद किस्म की ग्लूकोज इम्पेयरमेंट बॉडी में हो गई है। HHS इज़ एसोसिएटेड विद हाई मोर्टेलिटी दैन DKA, क्योंकि इसमें पेशेंट एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट जो है वो क्या नाम है स्ट्रोक में चला जाता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इस वजह से इसका मोर्टेलिटी रेट हाई है। एंड लाइकली ड्यू टू सेवरल मेटाबॉलिक चेंजेस, और क्यों होता है सेवरल मेटाबॉलिक चेंज, कोई मेटाबॉलिक चेंजेस हो गई बॉडी में, डिले इन डायग्नोसिस और अदर मेडिकल कंडीशन दैट कैन अफेक्ट द एल्डरली इंडिविजुअल, जिसकी वजह से वो हाइपरग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो गया। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो? द पैथोजेनेसिस ऑफ HHS इज नॉट क्लियर एज DKA. However, HHS does differ from DKA in insulin deficiency is not as profound thus increased lipolysis does not occur. यानी इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि DKA यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होती है, और उसी वजह से इसमें लिपोलाइसिस भी नहीं होगा, यानी ट्राइग्लिसराइड से फिर जो फैटी एसिड्स बनते हैं और कीटोन बॉडीज़ बनती हैं वो नहीं बनेंगी। इसके अलावा इंडिविजुअल्स विद HHS टू हैव ऑस्मोटिक डाययूरेसिस एंड प्रोड्यूसेस डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन। तो डिहाइड्रेशन होगी, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होगी, जिसकी वजह से इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। एंड हाइपोटोनिक फ्लूइड लेस ग्रेटर टू ए ग्रेटर एक्सटेंट दैन सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, और हाइपोटोनिक फ्लूइड लॉस होगा, वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या है? वही अगेन फर्स्ट इज़ द इन्फेक्शन और इलनेस, क्योंकि ये दोनों जो है वो कंडीशन क्या होती है, बॉडी पर स्ट्रेस क्रिएट करती है और पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हाइपरटोनिक फीडिंग्स, यानी एसिड फीडिंग की गई जो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस सेकेंडरी टू हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर बर्न, severe diarrhea, dialysis or the use of diuretics, all these are precipitating factor which cause hyperosmolar hyperglycemic symptoms. इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? The sign and symptoms may include hyperglycemic symptoms like for example वही again polyuria, polydipsia, polyphagia, blood vision, decreased wound healing. पॉलीयूरिया यानी यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, पॉलीफेजिया भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, ब्लड विजन होगा, धुंधलाहट होगी आँखों में, एंड डिक्रीज वोंट हीलिंग। इसके अलावा डिक्रीज मेंटेशन यानी मेंटल एक्टिविटी डिक्रीज होगी, लिथार्जी एंड माइल्ड कन्फ्यूजन, एंड फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस दैट मिमिक द सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, यानी न्यूरोलॉजिकल साइंस भी आएंगी जिससे ये पता चला होगा कि ब्रेन भी डैमेज हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सेरेब्रल डेथ भी हो सकती है, इस वजह से ये इसका मोर्टेलिटी रेट यानी जो है नर्वस ब्रेकडाउन में भी पेशेंट जा सकता है, तो इस वजह से ये इसका मोर्टेलिटी रेट हाई है। और एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से भी पेशेंट जो है वो फॉरन डेथ में जा सकता है। लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स, लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएंगे तो क्या आएगा? टिपिकली इंक्लूड प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, नॉर्मल सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल होगा, एंड मिनिमल टू नो कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज होंगी या बहुत ही कम होंगी या बिल्कुल भी नहीं होंगी। नॉर्मल आर्टीरियल पीएच एंड हाई सीरम ऑस्मोलैरिटी मीन्स मेजर ऑफ डिहाइड्रेशन, ऑस्मोलैरिटी सीरम की बहुत हाई होगी, जो ये बता रहा होगा, ये सिचुएशन हमें ये बता रही होगी कि पेशेंट इज इन डिहाइड्रेशन कंडीशन। ट्रीटमेंट गोल्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, यानी वही रिहाइड्रेशन करना है, इंसुलिन देना है ताकि हाइपरग्लाइसीमिया से कंट्रोल आए, और इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन हो गया है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी करनी है। हाउएवर इन HHS caution should be used with aggressive fluid replacement to avoid fluid overload in elderly individual, क्योंकि आमतौर पे elderly individual में हार्ट भी वीक होता है, अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो फिर पेशेंट जो होगा वो हार्ट फेलियर का शिकार हो सकता है। तो फ्लूइड ओवरलोड नहीं होना चाहिए, यानी एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसा कि हम एग्रेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट DKA में कर रहे होते हैं। तो ये है हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया की
इमरजेंसी कंडीशन जो कि आम तौर पे घर पे ट्रीट नहीं की जाती, ऐसी ट्रीटमेंट जो होती है वो हॉस्पिटल में ही की जाती है। नाउ द नेक्स्ट सिचुएशन इज़ हाइपोग्लाइसीमिया। ये भी इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है बाज़ दफ़ा। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ द लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्रोवाइडिंग एग्रेसिव इंसुलिन थेरेपी इन इंडिविजुअल विद टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। हाइपोग्लाइसीमिया में अगर पेशेंट जा रहा है तो फिर आगे ये जो है वो एग्रेसिव इंसुलिन थेरेपी नहीं कर सकते, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ हो, चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो जिसमें आप इंसुलिन की थेरेपी कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन but typically is represented by plasma glucose level less than 70 milligram per deciliter. However, symptoms are determinant rather than the absolute glycemic value, since the threshold for onset of symptoms varies among individual. ये बड़ा important point यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। कह रहे हैं कि वैसे तो जो रिकमेंडेशन है या जो लोअर लिमिट है वो है 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी अगर कोई पेशेंट जिसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे जाएगा तब हम उसको कहेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। बट ये कोई फिक्स या पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, यानी ये कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि 70 से नीचे होगा तो ही हाइपोग्लाइसीमिया होगा। बाज़ पेशेंट ऐसे होंगे जो कि लेस देन 80 जाएंगे, यानी 70 से ऊपर है, लेस देन 80 जाएंगे तो उनमें सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगी हाइपोग्लाइसीमिया। और बाज़ पेशेंट होंगे जिनके 60 तक भी हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स नहीं होंगी। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स हैं वो वेरी करती है। यानी अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लेस देन 80 पर ही शदीद किस्म की हाइपोग्लाइसीमिया की सिम्टम्स आना शुरू हो रही हैं तो फिर उसको ग्लूकोज देना चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि नहीं जी अभी तो हम इसको मानेंगे ही नहीं कि ये अभी जो क्योंकि 70 से ऊपर है तो हम इसको नहीं मान सकते कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई ये फिक्स इसकी जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये हाइपोग्लाइसीमिया जो होगा वो वेरी करेगा। सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया और माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया इंक्लूड स्वेटिंग, शेकिंग, विजन चेंजेस, इमीडिएट हंगर, कन्फ्यूजन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो स्वेटिंग होगी, शेकिंग होगी बॉडी में, विजन चेंज होगा, इमीडिएट हंगर बहुत ज़्यादा एकदम से भूख उठेगी, कन्फ्यूजन होगा, कंफ्यूज होगा और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्पीच एज वेल एज वर्क, यानी वो अजीब अजीब से ज़्यादा काम करेगा विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया अकर when an individual unable to self treat due to mental confusion, lethargy, unconsciousness। सीवियर, ये तो माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया की बात हो रही है। सीवियर केस में, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में ऐसी कंडीशन होगी जिसमें पेशेंट जो होगा वो अपने आप का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसका मेंटल लेवल इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होगा कि उसको खुद समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे हो क्या गया, लिथार्जी भी हो जाएगी और बाज़ दफ़ा वो अनकॉन्शियस भी हो जाता है। सम इंडिविजुअल्स में हैव neuroglycopenia and present with symptoms of crying, argumentiveness, inappropriate giddiness and euphoria। ठीक है, कि न्यूरोग्लाइकोपीनिया क्या होगा? अगेन वही सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स आएंगी, साइकोलॉजिकल जो होगे वो डिस्टर्ब होगा। क्या होगा? क्राइंग करेगा, रोना शुरू, बहस पे बहस, आर्गुमेंटिवनेस यानी बहस पे बहस, इनअप्रोप्रिएट जिडीनेस यानी चिड़चिड़ापन एंड यूफोरिया, अपने आप को बहुत आला और अरफा समझना। कॉजेज़ क्या हैं हाइपोग्लाइसीमिया की? कैन इंक्लूड एडवांस एज बढ़ गई, पुअर न्यूट्रिशन, रीनल डिजीज़, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लोअरिंग एजेंट यानी ज़्यादा ले लिया इंसुलिन या इंसुलिन सिक्रेटोगॉग ड्रग्स, या फिर क्या किया? स्ट्रेनस एक्टिविटी कर ली जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। नाउ हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट क्या होगा हमारे पास? अब इसमें हमारे पास दो सिचुएशन है, माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। माइल्ड का तो इतना बड़ा मसला नहीं है। इंडिविजुअल शुड चेक देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रायर टू ट्रीटिंग, यानी जैसे ही उसको ये माइल्ड की सिम्टम्स आना शुरू हो, स्वेटिंग, शेकिंग, विजन चेंज, इमीडिएट हंगर, कन्फ्यूजन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, फ़ौरन जो है वो जो घर पे जो ग्लूकोमीटर मौजूद है उससे चेक करें। इफ़ पॉसिबल, यानी अगर जो है मुमकिन हो ग्लूकोमीटर हो, लेकिन अगर नहीं है
If the blood glucose level is low and the person should eat or drink 10 to 15 gram of fast acting glucose source, like for example क्या ले सकता है 4 ounce of fruit juice और regular soda और 3 pieces of peppermint candy ये ले सकता है to raise the plasma glucose level 30 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो ये अगर लेगा इस तरह से इतनी क्वांटिटी में तो फिर जो होगा उसका प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। If plasma glucose levels are less than 50 milligram per deciliter, treatment with 20 to 30 gram of carbohydrate may be necessary। ठीक है, 20 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत कम हो गया प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। द ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी रीचेक्ड 15 to 20 मिनट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसा ना हो कि पेशेंट जो होगा पहले हाइपो में जा रहा था और अब इतना ज़्यादा खा लिया या इतना ज़्यादा ये ग्लूकोज सोर्सेज का फूड ले लिया कि अब वो हाइपरग्लाइसीमिया में जाना शुरू हो गया। If blood glucose levels are low, then hypoglycemia treatment can be repeated, यानी अगर 15 से 20 मिनट के बाद अभी भी पेशेंट जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया में है तो फिर ये ट्रीटमेंट रिपीट करना पड़ेगा। इसके बाद है कंडीशन सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। इंडिविजुअल्स एबल टू swallow may be treated with glucose gel, glucose syrup और jelly placed inside the individual's cheek। ठीक है, जो अभी कॉन्शियस हैं सॉलो कर सकते हैं तो वो ग्लूकोज जेल ले लें, सिरप ले लें या जेली, या इंडिविजुअल जिनको चीक में रख दिया जाए ताकि वहाँ से वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। बट इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यानी अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को। एंड ग्लूकागॉन विच स्टिमुलेट्स द हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन में बी गिवन सबक्यूटेनियसली और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देंगे आइदर सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा नॉजिया एंड वोमिटिंग आर प्राइमरी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लूकागॉन इंजेक्शन, सो दैट द ट्रीटेड पर्सन मे नॉट इमीजिएटली फील लाइक कंज्यूमिंग फर्दर कार्बोहाइड्रेट, यानी फिर ओरली तो नहीं ले सकता अगर उसको नॉजिया एंड वोमिटिंग हो रहा है। सो हाउएवर द ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स टू द ग्लूकागॉन इज ट्रांजिएंट। ये भी बात याद रखें कि ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स जो होगा ग्लूकागॉन का ट्रांजिएंट होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर। सो स्मॉल एंड स्नैक्स शुड बी ईटन व्हेन द इंडिविजुअल इज एबल, जब यानी वो कुछ खाने पीने के काबिल हो जाए, नॉजिया एंड वोमिटिंग ख़त्म हो जाए तो फिर उसको कुछ स्मॉल स्नैक्स दिए जाएँ ताकि ओरली भी जो है वो फिर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। तो ग्लूकागॉन इंजेक्शन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर पेशेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि ओरली कुछ ले सके। इसके बाद है अदर टाइप्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। Pseudoglycemia occur when the individual perceive hypoglycemic symptoms but the blood glucose level may be normal or slightly above normal। तो हम इसको क्या कहते हैं, सीडो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी सिम्टम्स होंगी हाइपोग्लाइसीमिया की लेकिन जब ब्लड लेवल करेंगे ग्लूकोज का तो वो नॉर्मल या स्लाइटली अबव नॉर्मल आएगा। Some literature states that there is no need to treat pseudo-hypoglycemia, however, providing 5 to 10 gram of rapid-acting glucose source can diminish the symptoms without causing significant elevation of blood glucose। यानी इसमें लिटरेचर जो है वो थोड़ा सा उसका कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है। कुछ तो ये कहते हैं कि देर इज़ नो नीड टू ट्रीट सीडो हाइपोग्लाइसीमिया और कुछ कहते हैं थोड़ी सी जो है वो ऐसे ग्लूकोज सोर्स दे दें 5 से 10 ग्राम, तो उससे जो होंगी ये सिम्टम्स कंट्रोल में हो जाएंगी और पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं जाएगा, यानी सिग्निफिकेंट एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो होगा वो नहीं होगा। अच्छा, एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस विच इज़ वेरी डेंजरस। हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस अकर व्हेन द हार्मोनल काउंटर रेगुलेशन एंड ऑटोनॉमिक सिम्टम्स डिसअपियर। क्यों हो रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की डिसअपियर? क्योंकि पेशेंट जो होगा वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में जा रहा है क्योंकि उसको डायबिटीज़ बहुत पुरानी हो गई है, यानी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो रही है। हाउएवर इंडिविजुअल डू टिपिकली हैव select symptoms such as those associated with न्यूरोग्लाइकोपीनिया। ये न्यूरोग्लाइकोपीनिया होगा जैसा हम यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूरोग्लाइकोपीनिया में क्या होगा, क्राइंग होगी, ठीक है, और जो होगा वो पेशेंट जो होगा वो बिहेव करेगा इस तरह से, जिडीनेस, आर्गोमेंटिवनेस, ये सिम्टम्स आएंगी, तो जो होगी वो सिम्टम्स उसमें होंगी। बट दे मे बी रिकग्नाइज टू लेट टू अलाउ फॉर
टाइमली ट्रीटमेंट, तो उस वजह से अक्सर और बेशतर जो ऐसी अनअवेयरनेस के केसेस होते हैं इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है जब वो अनकॉन्शियस होके गिर जाते हैं। तो ये तो था हाइपोग्लाइसीमिया। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देती है। तो वो मुख्तलिफ़ तरह की कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियोवैस्कुलर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, किडनी है, आई है, तो जहाँ पे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड 3 मेजर टाइप्स: कोरोनरी आर्टरी कॉम्प्लिकेशन, सेरेब्रल वैस्कुलर यानी ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं, एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ यानी जो पेरिफेरल साइड पे ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। These events occur earlier at higher rate in those with diabetes than those do not have the diabetes, यानी जिनको डायबिटीज़ है उनमें इनकी अकरेंस ज़्यादा है कंपेयर टू दोज इंडिविजुअल जिनको डायबिटीज़ नहीं है। अटेंशन टू मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल लिपिड, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग एंड एंटीप्लेटलेट थेरेपी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशन इज पैरामाउंट इन द डायबिटीज़ केयर प्लान। लिहाजा मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स यानी जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो ये डेवलप करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ को या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ को, उनको कंट्रोल किया जाए बाय कंट्रोलिंग द लिपिड यानी वही एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए, स्मोकिंग करता है तो उसको स्टॉप किया जाए और एंटीप्लेटलेट थेरेपी की जाए ताकि इस मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को मिनिमाइज़ किया जाए। डिसलिपिडीमिया, the primary focus of lipid manage is to lower the LDL level less than 100 mg per deciliter in those without overt CVD and less than 70 mg per deciliter in those individual with CVD which is optional। यानी जिनको डायबिटीज़ के साथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पहले से है तो उनको जो होगा जो लिपिड LDL लेवल शुड बी लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है पहले से, सिर्फ डायबिटीज़ है, तो उनका LDL लेवल शुड बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाउएवर द ट्राइग्लिसराइड वैल्यू may be the primary target when it exceeds the 400 milligram per deciliter. When controlled, the focus should return to lowering the LDL level। यानी पहले तो आपने ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर 400 से ऊपर है तो उसको कंट्रोल करना है, जब ये कंट्रोल में आ जाए अब आपने एलडीएल को टारगेट करना है। अच्छा, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? स्टेटिन्स आर द ड्रग्स लाइक सिम्वास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन वगैरह, रोजोवास्टेटिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस इन लोअरिंग द एलडीएल लेवल एंड शुड बी इनिशिएटेड इन एनी पेशेंट विद ओवर्ट सीवीडी एंड एनी पेशेंट ओवर द एज ऑफ 40 विदाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ but with other cardiovascular disease risk factor regardless of baseline LDL। जो भी यानी स्टार्टिंग से पहले LDL लेवल जो भी हो उसको आपने स्टेटिन्स को स्टार्ट करना है ताकि लोअर करें LDL एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो। इन शुड बी इनिशिएटेड इन एनी पेशेंट विद ओवर CVD एंड एनी पेशेंट ओवर द एज ऑफ CVD, एनी पेशेंट ओवर द 40 विदाउट CVD। यानी पेशेंट जो है अगर उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और डायबिटीज़ दोनों है तो फिर तो एनी एज पे ये स्टैटिन स्टार्ट करना है। लेकिन अगर उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ है और वो 40 साल से ऊपर हो गया, तब उसको स्टैटिन देना ज़रूरी है। गोल फॉर HDL, ट्राइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर ग्रेटर देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये हमारे HDL और ट्राइग्लिसराइड के लेवल हैं। Of note, correcting poor glycemic control will have positive impact on triglyceride level। ये चीज़ भी देखी गई है कि जब हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा करते हैं यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल 3 तरह से कंट्रोल में आती है तो खुद ब खुद ट्राइग्लिसराइड लेवल भी नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाता है। अच्छा जनाब, ये तो हमने जो ग्लाइसीमिया है यानी लिपिड जो है कंट्रोल उस पर बात की। हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, development of hypertension in person with type 1 DM is often the result of nephropathy, whereas in type 2 DM as a result of conglomeration of cardiovascular risk factor। ये कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन होती है टाइप 1 डायबिटीज़ में भी, और आमतौर पे टाइप 1 में क्यों होती है? बिकॉज ऑफ नेफ्रोपैथी।
टाइप 2 में भी होती है, नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, और इसके अलावा कुछ और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकती है। द गोल ब्लड प्रेशर शुड बी लेस देन 130 mmHg, बट दिस मे रिक्वायर मोर देन 2 एजेंट्स एट मैक्सिमम डोज इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। गोल क्या है एज पर क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन के जिनको डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन है कि उनका ब्लड प्रेशर जो हो वो सिस्टोलिक लेस देन 130 रहे और डायस्टोलिक लेस देन 80 रहे, और इसके लिए आमतौर पर 2 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। इनिशियल थेरेपी शुड बी विद आइदर एन एस इनहिबिटर और आर ए थायराइड डायरेटिक कैन बी एडेड, तो 2 हो गई हैं, एस विद थायराइड डायरेटिक, एस इनहिबिटर विद थायराइड डायरेटिक और आर विद थायराइड डायरेटिक इफ़ नेसेसरी टू मीट द ब्लड प्रेशर गोल, यानी ये 2 ड्रग जो होंगी ब्लड प्रेशर गोल को मीट करने के लिए दी जाएंगी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन शुड इंक्लूड रिडक्शन इन सोडियम इंटेक, यानी नमक कम करें लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे, वेट लॉस इफ एप्रोप्रिएट एंड इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, एंड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फूड्स, ठीक है, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अलावा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग सीजेशन शुड बी रिकमेंडेड एट एवरी विजिट फॉर इंडिविजुअल हु स्मोक, बिकॉज निकोटीन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट फॉर ऑफ बोथ मैक्रोवैस्कुलर एंड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़, यानी जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं और जो छोटी ब्लड वेसल्स हैं दोनों में कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है स्मोकिंग, इसलिए स्मोकिंग से जल्द छुटकारा पाने ही बेहतर है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी भी देनी पड़ेगी। एस्पिरिन थेरेपी हैज़ कार्डियोवैस्कुलर morbidity and mortality data when used as secondary prevention, but the benefit of aspirin for primary prevention is more controversial, ठीक है, नहीं सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए दे सकते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन का डेटा इसका नहीं है एस्पिरिन का। एस्पिरिन कितनी देंगे? एस्पिरिन 75 to 162 मिलीग्राम पर डे शुड बी कंसिडर्ड फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन फॉर दोज इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस and who are at increased risk of cardiovascular risk, for example men above 50, women above 60 with another cardiovascular disease risk factor, यानी 50 above 50 खुद एक रिस्क फैक्टर है, above 60 women में खुद एक रिस्क फैक्टर है, तो एक रिस्क फैक्टर ये हो गया और इसके साथ कोई और रिस्क फैक्टर है तो ये फिर एस्पिरिन देना ज़रूरी है। Aspirin is currently not recommended for primary prevention in individuals with diabetes who are at low cardiovascular disease risk because risk outweigh the benefit, यानी अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का रिस्क नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ है, तो फिर एस्पिरिन इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि बेनिफिट कोई ज़्यादा नहीं है। एस्पिरिन शुड बी यूज एज सेकेंडरी प्रिवेंशन इन एनी इंडिविजुअल विद डायबिटीज़ विद ए हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि पहले से हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की तो रिस्क हो गया, और डायबिटीज़ भी है तो फिर उस सूरत में देना ज़रूरी है। इफ़ एस्पिरिन कैन नॉट बी टॉलरेटेड, अगर एस्पिरिन से टॉलरेंस का मसला हो तो दैन क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम पर डे शुड बी यूज। ऑल्टरनेट हमारे पास क्लोपिडोग्रेल भी मौजूद है। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं आई डिजीज़, यानी जो है जिसको हम रेटिनोपैथी भी कहते हैं। आई डिजीज़ कंसिडर्ड माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी स्मॉल ब्लड वेसल्स में कॉम्प्लिकेशन इज़ 25 टाइम्स मोर कॉमन इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। इनफैक्ट डायबिटीज़ इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ न्यू ब्लाइंडनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो ब्लाइंडनेस है अमेरिका में उसकी एक लीडिंग कॉज डायबिटीज़ मेलाइटस भी है। सेवरल सिग्निफिकेंट डायबिटिक आई कॉम्प्लिकेशन एंड अकर, क्या क्या है? विट्रियल हेमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट, बट डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ द मोस्ट कॉमन, जैसा कि मैंने बताया। कॉज क्या है? डायबिटिक रेटिनोपैथी अकर व्हेन डैमेज अकर टू द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंड रिजल्टिंग इन लीकेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट थ्रू द वेसल वॉल, ठीक है, यानी क्या होगा कि रेटिनल ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होगी और लीकेज ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स थ्रू द वेसल वॉल्स इनसाइड द रेटिनल मेम्ब्रेन। क्लासिफिकेशन, रेटिनोपैथी में बी क्लासिफाइड एज प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी PDR, ठीक है, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, और NPDR यानी नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव में क्या होगा? अकर इन रिस्पॉन्स टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द कैपिलरी क्लोजर, यानी रेटिनल कैपिलरीज क्लोज होने लगी तो ऑक्सीजन सप्लाई होना कम हो गई। न्यू वेसल्स आर फॉर्म अलॉन्ग विद द सरफेस ऑफ रेटिना, बट दीज न्यू वेसल्स आर वीक एंड प्रोन टू रप्चर,
नए वेसल्स बनेंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, लेकिन ये वीक होंगे, ये भी रप्चर हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, विट्रियल हैमरेज एंड मैक्यूलर एडिमा, वहाँ पे एडिमा होगा और हैमरेज होगा। विजुअल ऑल्ट्रेशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन टू द सीवियर विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन। माइल्ड विजन, ब्लर्ड विजन से लेके शदीद किस्म की विजुअल ऑब्स्ट्रक्शन तक ये वहाँ पे हो सकता है। एनपीडीआर की अगर बात करें तो अकर प्रायर टू द ग्रोथ ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स अलॉन्ग विद द रेटिना एंड मे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होती है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स अलॉन्ग द रेटिना एंड रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर ईयर्स। Non-proliferative diabetic retinopathy can occur from mild to severe and is typically progressive। आहिस्ता आहिस्ता ये माइल्ड से सीवियर की तरफ जाती है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? हाउ वी कैन कंट्रोल द रेटिनोपैथी। प्रिवेंशन मेजर्स इंक्लूड ऑप्टिमाइजिंग कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर। सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जाए। अचीविंग लिपिड गोल यानी LDL एंड ट्राइग्लिसराइड एंड अवॉइडेंस ऑफ निकोटीन कॉन्टेनिंग फूड यानी स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए। रूटीन डायलेटेड आई एग्जाम शुड अकाउंट विद इन 5 years ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 एंड एट डायग्नोसिस ऑफ टाइप 2DM एंड एनुअली देयर आफ्टर। आई का एग्ज़ाम किया जाए, डायलेटेड आई एग्ज़ाम डायग्नोस होने के 5 साल के बाद, और फिर हर 1 साल में एनुअल आई एग्ज़ाम किया जाए ताकि ये चेक कर लिया जाए अर्ली स्टेज पे कि अगर इस तरह से प्रोलिफरेटिव डिजीज़ डेवलप हो रही है तो उसको वहीं पर कंट्रोल कर लिया जाए। सम इंडिविजुअल्स मे बी क्लियर टू हैव आई एग्ज़ाम परफॉर्म एट 2 year इंटरवल बट द स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन इज़ एनुअल एग्ज़ाम। यानी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका ग्लूकोज लेवल, लिपिड लेवल, ब्लड प्रेशर सब नॉर्मल होगा तो वो उनकी आई बिल्कुल ठीक रहेंगी, तो फिर उनको जो होंगे आई एग्ज़ाम जो होगा हर 2 साल में करेंगे बजाय 1 साल में के। लेकिन जनरल स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन यही है कि हर साल आई एग्ज़ाम किया जाए। ट्रीटमेंट क्या है? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी मैनेजमेंट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडिफाइंग रिस्क फैक्टर्स, यानी रिस्क फैक्टर्स को करेक्ट किया जाए। वही रिस्क फैक्टर्स क्या हैं नॉन प्रोलिफरेटिव में कि जो है वो आप कंट्रोल करें किसको, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड प्रेशर है, लिपिड LDL है, निकोटीन, इन सब को कंट्रोल में रखें। PDR कैन बी ट्रीटेड विद पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन टू रिड्यूस सीवियर विजन लॉस। ये एक टेक्निक है, ठीक है, पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन टेक्निक। ठीक है, ये एक तरह की लेज़र टेक्निक है जिसके ज़रिए सीवियर विजन लॉस को रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हमने रेटिनोपैथी भी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद आता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बट दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।